दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है श्रीनिधि सिद्धांत अलंकार जी की किताब मचान पर 49 दिन। इस मनोरंजक सत्य घटना के 7 एपिसोड हो चुके हैं। आज मैं सुनाने जा रहा हूं आपको 8वां एपिसोड। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि डाकुओं के कैंप से निराश होकर, मतलब इन लोग गए थे ना दोबारा डाकुओं को देखने के लिए कि उनके सरदार की क्या हालत हो रहे हैं, जो पिछली कहानी में बता चुका हूँ। वहाँ कुछ नहीं मिला तो वहाँ से निराश होकर ये लोग एक जल कुंड के पास पहुँच गए चलते हुए। चारों तरफ बड़ा खूबसूरत और घना जंगल था। यहाँ पर इन लोगों ने बैठ के खाना खाया और फिर कुछ देर आराम किया। फिर एक जंगली सुअर का शिकार किया, घोड़ा आया, वो सब बताया हुआ है मैंने आपको। और फिर एक घायल युवक जो था उसको अपने साथ लेकर के आ गए थे। फिर इन्हें मुक्ता नाम की एक युवती मिली जो इनके सामान की पहरेदारी कर रही थी। श्रीनिधि जी ने जब उससे परिचय पूछा तो पता चला कि वो पंडित श्री हरि शर्मा जी की बेटी मुक्ता है। फिर मुक्ता ने श्रीनिधि जी से कहा कि वो अपने मित्रों को जो है उसके आश्रम में भेज दे, वगैरह वगैरह। यार वो सब सारा वृत्तांत मैं आपको पिछले एपिसोड में, मतलब 7वें एपिसोड में सब बता चुका हूँ, तो वो सब डिटेल में जाना बेकार है। चलते हैं सीधे आगे। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ उसके आगे की घटना कि फिर क्या हुआ कि फिर क्या हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को घटनाक्रम पसंद आ रहा होगा। मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है इसको पढ़ने में और पढ़ के सुनाने में। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। थोड़ा बहुत कई तरह का मिक्सचर है इस कहानी में, वो सब समय के हिसाब से आते रहेगा। खैर, श्रीनिधि जी अब तक घोड़े की पीठ पर सवार हो गए थे, लेकिन मुश्किल ये आ रही थी कि घोड़ा जो है ये एक बड़ी अच्छी नस्ल का था, बहुत समझदार था। और इनके बैठते ही वो समझ गया कि कोई अनाड़ी उसके ऊपर सवार हो गया है। तो वो अपनी दोनों जो टांगें थी, अगली टांगें, आगे की जो टांगें थी, उनको हवा में ऐसे ऐसे करके उछालने लगा। मतलब उछाल उछाल करके कि इनको गिरा दूँ, ये श्रीनिधि जी नीचे गिर जाए। लेकिन श्रीनिधि जी ने भी जिद पकड़ ली थी कि अब चाहे जो हो जाए, ये घोड़े से नहीं उतरूंगा मैं, इस घोड़े से मैंने उतरना ही नहीं है। घोड़ा भी बेचारा कुछ देर तक उछल कूद करता रहा, फिर शांत हो गया और फिर अपना सीधा होकर चलने लगा। श्रीनिधि जी के जो बाकी मित्र थे वो उस घायल शिकारी और जो घायल व्यक्ति था उसको उठाए हुए मुक्ता जी के आश्रम की तरफ चल पड़े। और श्रीनिधि जी ने घोड़े का रुख वन विभाग की जो सड़क थी उस तरफ कर दिया, जो यहाँ से लगभग 1 फरलांग दूर थी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि चिल्ला से चलते समय शंभू जी और वीर सिंह जी को बोल दिया गया था कि जैसे ही 4 बजे वो जहाँ पर हैं वहीं पर रुक जाएंगे और रुक करके 6 बार बिगुल बजाएंगे, जिससे उनकी उपस्थिति का पता इन लोगों को चल जाए कि वो लोग कहाँ पर हैं। श्रीनिधि जी ने अपनी घड़ी में देखा, अभी 4 बजने में थोड़ा समय था, टाइम था थोड़ा। तो वो अपने घोड़े को जो है वहीं जंगलात की रोड पे जो है कभी इधर कभी उधर, कभी इधर इधर उधर ऐसे ही चलाने लगे और इंतज़ार करने लगे बिगुल की आवाज़ का। अब 4 बज गए थोड़ी देर में, 4 बजे से ऊपर हो गया, 4:05, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन बिगुल की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। अब इनको बहुत चिंता हो गई, इनके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे। और दोस्तों, होता भी है ना, हमेशा जब कुछ ऐसी कोई घटना घटे तो विचार हमेशा नेगेटिव आते हैं। तो इनके अंदर भी नेगेटिव विचार आने लगे, यार कहीं बैलगाड़ियों को, वो बैलगाड़ी जो है उसको हाथियों ने तो नहीं घेर लिया, कहीं बैलों को मार दिया हो, वीर सिंह और शक्ति जी इनको जो है हाथियों के शिकार हो गए। फिर इन्होंने सब सोचते हुए घोड़े को चिल्ला की तरफ मोड़ दिया और उस तरफ जाने लगे। अभी ये 2-3 फरलांग आगे बढ़े थे कि इन्हें पीछे की तरफ से बिगुल की आवाज़ सुनाई पड़ी। इन्होंने तुरंत घोड़े को वापस मोड़ा और फिर आवाज़ की दिशा में दौड़ा दिया। अबे तड़वा घोड़ा दौड़ता चला जा रहा है। मुक्ता जी के आश्रम से लगभग 3 फरलांग आगे एक सूखा नाला था, वहां से बिगुल की आवाज़ आ रही थी। इन्होंने उसी नाले में जो है घोड़े को उतार दिया और थोड़ा ही आगे बढ़ने पर इन्हें अपने तंबू दिखाई पड़ने लग गए, जो इनके टेंट थे, जो कैंप था इनका, वो इनको दिखाई पड़ने लग गया। इन्हें घोड़े में सवार देखकर शंभू जी आश्चर्य से भर गए और उन्होंने पूछा कि अरे ये घोड़ा, अरे ये कहाँ से मिल गया आपको साहब, ये घोड़ा कैसे मिल गया? तो श्री निधि जी ने जवाब दिया कि ये बहुत लंबी कहानी है,
इसे फिर बाद में सुनाऊंगा। पहले ये बताओ, यहाँ सब ठीक तो है ना? किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हुई ना तुम लोगों को? यहाँ तक आने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कठिनाई, कहीं कोई हाथी वाथी कुछ कुछ ऐसा तो नहीं हुआ? तो शंभू जी ने जवाब दिया, अरे नहीं साहब, कोई कठिनाई नहीं हुई। हम लोग तो यहाँ 12 बजे ही पहुँच गए थे, और अब तक तो हम जो है सारे, ये देखिए आप, सारे काम भी हम निपटा चुके हैं। जितने काम करने थे सब हम पूरे कर चुके हैं। तो श्रीनिधि जी ने कैंप के चारों तरफ घूम कर देखा। शंभू जी की सारी बातें बिल्कुल सही थी। बहुत बढ़िया इंतज़ाम किया था उन्होंने। टेंटों को हाफ सर्किल में लगाकर कैंप के चारों तरफ कांटों की एक बहुत घनी बाड़ भी लगा दी थी, जिससे कि कोई हिंसक पशु, बाघ, तेंदुआ, हाथी, भालू कोई अचानक हमला ना करे, तो उसका डर भी ख़त्म हो गया था। इसके अलावा कैंप के दोनों तरफ उन्होंने सूखी लकड़ियों के ऊंचे ऊंचे ढेर भी लगा दिए थे, अंबार लगा दिया सूखी लकड़ियों का, जो समय पड़ने पर कैंप फायर करने के काम आ जाते। शंभू जी बोले, साहब खाना भी तैयार है, अगर आप लोग चाहें तो अभी अभी खा लें, अभी सब बिल्कुल रेडी है, और आइए और बैठिए, सब लोग खाना खा लीजिए। कैंप का सारा निरीक्षण करने के बाद श्रीनिधि जी ने शंभू जी से कहा, भाई शंभू, बहुत बढ़िया आपने इंतज़ाम किया हुआ है, सब कुछ बहुत व्यवस्थित है, बहुत शानदार है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी जाता हूँ और अपने साथियों को, जो मित्र हैं, उन सबको लेकर के आता हूँ। देखो तुम ध्यान रखना, इस जगह का नाम हाथी घाटी है, और ये इस क्षेत्र का सबसे भयानक जंगल है, सबसे खतरनाक जंगल है। भाई ऐसा है, तुम लोग बहुत संभल कर रहना, कभी भी कोई खूनी हाथी भटकता हुआ इस तरफ आ सकता है। और इतना बोल के श्रीनिधि जी अपने साथियों की तरफ लौट पड़े। अब टाइम बढ़ता जा रहा था, छुटपुट अंधेरा होने लगा था। नाले के दोनों किनारे घने जंगलों से घिरे हुए थे, और उनके पीछे छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, उनमें भी अब धीरे 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 अंधेरा छाता जा रहा था। ये जगह इतनी सुनसान और ख़तरनाक थी कि घोड़े की पीठ में बैठे हुए श्रीनिधि जी का दिल भी जो है ना, धक 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 घबरा रहा था। नाले के किनारे में बहुत ज़्यादा रेत थी, इस वजह से घोड़े के पैर जो है बार बार उस रेत में धंस रहे थे, तो वो जल्दी जल्दी यानी कि तेज तेज नहीं चल पा रहा था। जो कैंटर होती है उस पर नहीं चल पा रहा था, खाली ट्रॉट कर रहा था। और गैलप तो बहुत दूर की बात है। ये थोड़ा ही सा आगे बढ़े थे कि अचानक इनकी बाईं तरफ के जंगल से बहुत जोर से काकड़ ने अलर्ट कॉल करी। एक अलर्ट कॉल इनको सुनाई पड़ी काकड़ की, और इस कॉल को सुनते ही न जाने कैसे उस घोड़े के अंदर ऐसी हिम्मत आ गई कि वो क्या रेत क्या पत्थर, किसी भी चीज की चिंता किए बगैर ऐसा भागा कि अगर श्रीनिधि जी सावधान होकर उसको मतलब मजबूती से पकड़ के नहीं बैठे होते तो जरूर उसकी पीठ से गिर जाते। उस अलर्ट कॉल को सुनकर वो ऐसा भागा कि इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये कहाँ पहुँच गया भाई। ये मतलब उतनी देर में कहाँ दौड़ गया, इतनी कितना तेज़ दौड़ता है घोड़ा, और जब फुल गैलप में हो, समझ ही नहीं पाई ये कहाँ पहुँच गए। तभी इन्हें अपने सामने थोड़ा सा दूरी पे एक लाल रंग की रोशनी दिखाई पड़ी, और घोड़ा अपने आप ही जो है उस तरफ चल पड़ा जहाँ पे रोशनी थी। ये रोशनी मुक्ता जी के आश्रम से आ रही थी। उस रोशनी को देख के शायद घोड़े को ऐसा लगा होगा कि वहाँ कोई बस्ती है और वहाँ कोई सहायता वगैरह मिल जाएगी, वहाँ पे सेफ रहेंगे, तो वहाँ जल्दी पहुँचने के लिए वो पहले से भी ज़्यादा तेज दौड़ने लगा। खैर आश्रम के मुख्य द्वार में पहुँचे ये लोग, और जिस लैंप के से चारों तरफ रोशनी फैल रही थी उसके पास जाके वो घोड़ा खड़ा हो गया। श्रीनिधि जी उसकी पीठ से नीचे उतरे, और जैसे ही ये नीचे उतरे उसी समय एक कोमल सा हाथ, महिला का हाथ, उसने घोड़े की लगाम को थाम लिया। इन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पे मुक्ता जी थी। उन्हें देखकर ये कुछ बोलते उससे पहले ही वो थोड़ा एंगर दिखाते, थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोल पड़ी, लाइए ये घोड़ा मुझे दे दीजिए, मैं इसे किसी ऐसी जगह पर बांध देती हूँ जहाँ से कोई निर्मोही व्यक्ति इसे खोलकर इन भयानक जंगलों में इधर उधर ना भटके। वो इनडायरेक्ट वे में निधि जी को सुना रही थी, और श्रीनिधि जी को लगा कि निर्मोही व्यक्ति जो शब्द का स्पेशली प्रयोग किया गया है
वो उन्हीं के लिए किया गया है। तो उन्होंने बोला, आपको किसने बताया कि मैं जानबूझकर इस भयानक जंगल की परेशानियों में भटक रहा हूँ या भटकने के लिए गया था या घूम रहा था। फिर इन्होंने मुक्ता जी के चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और वो थोड़ा गुस्से में बोली, बताएगा कौन? मैं खुद जानती हूँ, बल्कि आज से नहीं कई वर्षों से जानती हूँ, अपनी आंखों से देख तो रही हूँ। पहले वो खूनी सुअर और अब ये बाघ। अब बाघ सुनकर श्रीनिधि जी चौंक गए। बोले, अरे बाघ? लेकिन भैया मुझे तो कहीं नहीं दिखाई पड़ा ये बाघ, कहाँ है बाघ? इस बात को सुनकर मुक्ता जी बोली, नहीं दिखा तो क्या हुआ, दिख ही जाना था। कांकड़ की कॉल तो आई रही थी, कांकड़ तो भौंक ही रहा था। इस बात को सुनकर श्रीनिधि जी को कोई जवाब नहीं सूझा तो वो बोल उठे, लेकिन आप भी तो कुछ कम नहीं है। मैं तो कभी कभी ही जंगल की परेशानियों में भटकता हूँ, मगर आपने तो अपना घर ही उनके बीच में बना लिया है। आप तो रहती उन सबके बीच में हैं। इस बात को सुनकर मुक्ता जी ने बड़ी अजीब सी बात बोली। बोली, तो आप हमें इनसे बचा क्यों नहीं लेते? क्या आप में इतनी भी शक्ति नहीं है? मतलब आप इनसे हमें बचा नहीं सकते हैं? अरे यार, लाइट चली गई। इस बात को श्रीनिधि जी कुछ समझ नहीं पाए और चुप रह गए। इस बात का थोड़ा बहुत जितना भी वो समझ पा रहे थे उससे वो बड़े मतलब क्या कहना चाहिए, विस्मित हो रहे थे। अब ये सोचने लगे कि कैसी विचित्र ये है यार, ये अपरिचित युवती कैसी अजीब विचित्र सी है। कभी तो उपेक्षा करती है, कभी नाराज हो जाती है, कभी कभी रोने लगती है और कभी कभी तो इतनी आत्मीयता दिखाती है जैसे ये उनकी कोई अपनी सगी हो। और ऊपर से ऐसा दावा भी भरती है कि जैसे वो इन्हें कई वर्षों से जानती है, बहुत पुरानी परिचित हो। लेकिन इन्हें याद नहीं आ रहा था कि इन्होंने अपनी जिंदगी में इस युवती को पहले कभी कहाँ देखा है यार, कभी देखा ही नहीं है। इन्हें इतना तो पता था कि ये हरी शर्मा जी की, पंडित हरी शर्मा जी की लड़की है, लेकिन जिन दिनों अपने बचपन में या आम के पेड़ों के पास जाया करते थे तब तो शायद इस लड़की का जन्म भी नहीं हुआ होगा। अब यही सब ये इनकी सोच रहे थे यार। इनको गहरी सोच में देखकर मुक्ता जी बोली, क्या सोच रहे हैं आप? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? तो श्रीनिधि जी बोले कि किसी भी बात को ठीक तरह से समझे बिना मैं कैसे और मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। तो मुक्ता जी ने उनके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा, क्या सच बोल रहे हैं आप? क्या आप वाकई में मेरी बातों का मतलब नहीं समझ सके? अब श्रीनिधि जी उलझते जा रहे थे। उन्होंने निधि जी ने फिर जवाब दिया, जी मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। शायद इस तरह के जवाब की जो मुक्ता जी को उम्मीद नहीं थी। तो वो बोली, ठीक है फिर तो जाने दीजिए, जिस दिन समझ में आए आपको उस दिन आप उत्तर दे दीजिएगा, अभी छोड़िए कोई बात नहीं। फिर श्रीनिधि जी ने हंसते हुए कहा, जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन क्या इस अंधेरे में मुझे इस आश्रम के बाहर से ही वापस लौटना पड़ेगा या मुझे अंदर आने की अनुमति मिल जाएगी? इस बात को सुनकर मुक्ता जी एकदम से थोड़ा सा शर्मिंदा सी हो गई और बोली, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो इतने अंधेरे में इस पेड़ के नीचे आपका ही इंतज़ार कर रही थी। आइए आइए, सॉरी, आइए आइए, अंदर आइए और अंदर आकर पिताजी को प्रणाम कीजिए, वो काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। यार लाइट चली गई है, मैं क्रम नहीं रोक रहा हूँ, फिर फ्लो टूट जाता है, इसलिए अगर लाइट आ गई तो ठीक है, नहीं तो वीडियो ऐसा ही होगा। तो पिताजी जो है काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, उसने मुक्ता जी ने बोला श्रीनिधि जी को। अब मुक्ता जी और श्रीनिधि जी साथ साथ आश्रम के अंदर की ओर जाने लगे। आश्रम के बीचों बीच जो है उत्तराखंड शैली की एक दहली थी। उत्तराखंड शैली जो है एक अलग सी है, किस तरह का काम होता है उसमें, वो आप जो गए होंगे उत्तराखंड में देखा होगा।
उसके सामने एक खूब बड़ा सा चबूतरा दिखाई पड़ रहा था। चबूतरे के बीच में एक प्रचंड धूनी जल रही थी और उसके सामने बस एक धोती पहने हुए एक वृद्ध व्यक्ति पूरे शरीर में भस्म लगाए हुए बैठे हुए थे। श्रीनिधि जी उन्हें तुरंत पहचान पहचान गए। हालांकि ये उन्हें 25 सालों के बाद देख रहे थे, फिर भी ये उन्हें पहचान गए कि अरे ये बुजुर्ग तो वही पंडित हरि शर्मा जी हैं। लेकिन कहाँ वो उन दिनों के युवक पुजारी एकदम यंग, और कहाँ आज ये पत्नी वियोग में तिल तिल कर जलते हुए ये जीर्ण शीर्ण सन्यासी। ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि उन्होंने अपने इस दुर्बल शरीर को अब तक बचा के कैसे रखा हुआ है। सिवाय हड्डियों के ढांचे के उनके शरीर में कुछ नहीं था। तो श्रीनिधि जी बहुत उनको देख के ताज्जुब कर रहे थे। अब श्रीनिधि जी कुछ कहते तभी वो बोल पड़े, नहीं बनेगा नारायण, नहीं बनेगा। द्वारिका में जाकर अपने आप को कितना ही छुपा लो, लेकिन वृंदावन में देखी हुई उस बाल मूर्ति को किसी भी तरह से नहीं छुपा पाओगे। ये आंखें पहचान ही लेंगी। फिर कुछ क्षण रुके और फिर बोले, लेकिन आज तुम्हारा स्वागत करने के लिए तुम्हारी माँ यशोदा नहीं है। वो अगर इस समय होती तो ये बोलते बोलते उनका जो है गला एकदम रूठ सा गया। रूठ सा क्या गया, मतलब रूंध गया, भारी हो गया, रोने रुआसा हो गया। अब श्रीनिधि जी इस बात का क्या जवाब देते हैं? हाँ, दुखी जरूर हुए, और वे इतने बड़े आत्मज्ञानी को क्या सांत्वना दे पाते। तो ये उनके पास पहुँचे और उनके पाँव छूकर वहीं पर बैठ गए। तो जो पंडित जी थे उन्होंने बड़े प्यार से इनके सर पर हाथ फेरा, और हाथ फेरते फेरते फिर हंसने लगे। एक खोखली हंसी होती ना, वो हंस तो रहे थे लेकिन उनकी आंखों से लगातार पानी बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने खुश हैं, और उस खुशी में जो है उनके आंसू निकले चले जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं। उधर मुक्ता जी जो है देहली के पास में ही खड़ी थी। उनकी तरफ देखते हुए बुजुर्ग व्यक्ति जो पंडित जी थे उन्होंने कहा, समझी बेटी, यही है श्रीनिधि, जिनके बचपन की शरारतों से भरी हुई कहानियाँ मैं तुमको 85 बार सुना चुका हूँ और अभी भी सुनाता आ रहा हूँ, और जिनके इंतज़ार में पिछले 25 सालों से मैं अपने इस जर्जर शरीर को ज़बरदस्ती, मतलब अपनी आत्मा को इससे विलीन निकलने से रोके हुए हूँ, मतलब अपनी डेथ होने से बचाया, अपने आप को बचा रखा है, अपनी मौत को रोका हुआ है। देखो आज मेरी प्रतीक्षा पूरी हो गई। इतना बोलकर उन्होंने श्रीनिधि जी के साथियों की तरफ देखा और बोले, ये बात तो सही है कि पिछले 15 सालों से ये आश्रम यहाँ पर स्थापित है, लेकिन इस एकांत में किसी यात्री का यहाँ आना जाना नहीं होता है। हालांकि वन विभाग की सड़क यहाँ से कोई दूर नहीं है। कई बार तो उस पर चलती हुई गाड़ियों की आवाज़ आश्रम तक आती है, हमें यहाँ तक सुनाई पड़ जाती है। लेकिन उन गाड़ी वालों को तो शायद ये पता भी नहीं होता होगा कि यहाँ पे कोई आश्रम भी है। तो ये इतनी सुनसान ऐसी शांति प्रिय जगह पे है, शांति वाली जगह पे है। हाँ, जंगल के हिरण, हाथी, बाघ, तेंदुए, ये सब जो है वो सब इस जगह से खूब परिचित है और बिना बुलाए ही आते जाते रहते हैं। और यहाँ से कुछ दूर जो पांडुवाला के पुराने खंडर हैं, उन्हें भी हम आश्रम का अतिथि कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ बसने वाली न जाने कितनी पुरानी आत्माएं कभी कभार यहाँ का चक्कर लगा ही जाती हैं। लेकिन आज पहली बार यह आश्रम सच्चे अर्थों में अतिथियों का आगमन देख रहा है, कि यानी कि मतलब आज पहली बार कोई सच्चे सही में कोई अतिथि इस आश्रम में आए हुए हैं। इतना बोलकर वो मुक्ता जी की तरफ घूमे और बोले, बेटी एक बात का याद रखना कि ये अतिथि कोई साधारण अतिथि नहीं है। इनके आतिथ्य का तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अपने पिताजी की बात को सुनकर मुक्ता जी बोली, ये मैं जानती हूँ पिताजी, इस विषय में मैं आपको किसी तरह की कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आपको किसी तरह की मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी कि आतिथ्य में कोई कमी रह गई। अब पिता पुत्री की बातों को सुनकर
इधर श्रीनिधि जी को लगा कि कहीं पंडित जी संकेत ही संकेतों में इन लोगों के रहने खाने के विषय में बात तो नहीं कर रहे हैं। तो वो तुरंत ही बोले, बीच में उनके तुरंत ही बोल उठे, देखिए अब 25 सालों के बाद आपको दोबारा तो पा लिया है, तो अब इस घाटी में, ये हाथी घाटी में हम जब तक रहेंगे, हल्दी घाटी कह दिया था, हल्दी नहीं हाथी घाटी, इस हाथी घाटी में हम जब तक रहेंगे तब तक आपके आश्रम में उपद्रव करने के लिए आते रहेंगे। लेकिन अब तो आपके आराम का समय हो गया है और रात भी हो गई है, इसलिए अभी तो हमें अपने कैंप में जाने की आज्ञा दीजिए। हम लोग कल फिर दोबारा आपसे आके मिलते हैं। पंडित हरी शर्मा जी ने बड़े आश्चर्य से मतलब इन लोगों की तरफ देखा और बोले, कैंप? कहाँ है तुम्हारा कैंप? इस बात का जवाब श्री निधि जी ने दिया कि महाराज यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, ये जो पहला नाला पड़ता है ना, अपनी रवासन नदी का सूखा नाला, उसी में है, आज ही लगाया है। अभी तो हमें वहीं जाना होगा, कल सुबह हम लोग फिर यहाँ आएंगे, आपके साथ बैठेंगे और फिर बहुत ढेर सारी बातें करेंगे, गपशप करेंगे। श्री निधि जी की बात को सुनकर पंडित हरि शर्मा जी ने कहा, नहीं नहीं नारायण, कल सुबह आने की बात बोलकर आप लोग आश्रम के इस समय के जो प्रसाद है उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। प्रसाद से मतलब डिनर, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, वो तो आपको पाना ही होगा। लेकिन श्रीनिधि जी ने पंडित जी से प्रार्थना करी कि वो ऐसा आदेश ना दें। उन्होंने बताया कि कैंप में ऑलरेडी प्रसाद बन के तैयार हो चुका है, यानी कि खाना बन के तैयार हो चुका है, और वो जो भोजन बना हुआ है वो भी तो पंडित जी आपका ही है। कैंप में भोजन बर्बाद हो जाएगा और वो बन के पूरा तैयार है, जिससे मैं अभी देख कर आया हूँ। इसलिए अभी तो हमें कैंप पर जाने की आज्ञा दे दीजिए, हम कल सुबह आपसे आके मिलते हैं। इस बात को सुनकर पंडित जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है नारायण, तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक शर्त है, कल से आप सभी लोगों के भोजन की पूरी व्यवस्था आश्रम में ही होगी, कैंप में नहीं। श्रीनिधि जी ने यह सोचा कि यार अगर वो इस बात से इनकार करते हैं तो पंडित जी और उनकी बेटी कहीं बुरा ना मान जाए, तो इसलिए उन्होंने पंडित जी की इस बात को स्वीकार कर लिया और दूसरे दिन इस मित्र मंडली के सदस्यों की भोजन की सारी व्यवस्था आश्रम में ही होगी। मतलब ये एग्री कर गया ना, ठीक है यार, मान लो यार, क्यों इनको दुखी करना है, क्यों इनको दिल तोड़ना है इनका। इसके बाद ये पंडित जी से विदा लेकर अपने कैंप में आ गए। रास्ते में कोई इनको प्रॉब्लम नहीं आई, बिना किसी परेशानी से कट गया था। कैंप में आकर के इन लोगों ने खाना वाना खाया, फिर अपना कुछ देर गपशप करते हुए ये लोग सो गए। अगले दिन सुबह उठकर ये लोग अपने जो इनके टेंट थे उन सबसे बाहर निकले और अपने चारों तरफ फैले हुए जंगल को देखने लगे। पिछली रात इस जंगल में जो भयानक माहौल था वो इस टाइम बिल्कुल बदल गया था। जंगल बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली फैली हुई थी, पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे। दोस्तों एक बात बताता हूँ, मैं जब श्रीनिधि जी की किताब के इन पंक्तियों को पढ़ रहा था, इस एरिया को, इस भाग को पढ़ रहा था, तो मुझे अपनी ट्रैकिंग के दिन याद आ गए। अपनी एक ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा याद आई। मैंने आपको पहले भी बताया है कई बार कि हम लोग भी बहुत वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग बहुत करते थे घने घने जंगलों में। तो ऐसी ही एक बार क्या हुआ था कि मैं और मेरे मित्र कमल, शैलेश और वीरू नैनीताल के, जब हम लोग पहली बार एड़ा देव के जंगलों में ट्रैकिंग करने के लिए गए थे, तो मनान तक तो मोटर रोड है, वहाँ से मोटर में गए और वहाँ से फिर एड़ा देव का ट्रैक शुरू हो जाता है। वहाँ से निकलने में हमें थोड़ा देरी हो गई, थोड़ा सामान वामान खरीद के रक्सैक में रखा अपने, तो थोड़ा देर हो गई। एड़ा देव पहाड़ के टॉप में एड़ा देवी का मंदिर है और उससे कुछ नीचे आश्रम है। हम लोगों का इरादा आश्रम में रात काटने का था। करीब 2-2:30 बजे हमने मनान से चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी। अब जो हम लोग के रक्सैक थे वो काफ़ी भारी हो गए थे, क्योंकि काफ़ी सामान वगैरह हमने खरीद के रखा उसमें।
तो उस वजह से हम लोग जो है ना बहुत धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ पा रहे थे। खड़ी चढ़ाई थी, धीरे धीरे चढ़ रहे थे। करीब 2 ढाई या 3 किलोमीटर चलने के बाद में चीचू नाम का एक गांव आया। वहाँ पे हम लोग कुछ देर रुके और फिर वहीं हमने चाय वगैरह पी। उसके बाद फिर हम लोगों ने आगे की चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी। 3 बजे होंगे जब हम लोग निकले आगे के लिए। अक्टूबर का महीना था और पूरे रास्ते में पूरा पिरूल ही पिरूल बिखरा हुआ था। पिरूल जानते हैं आप लोग? बताता हूँ दोस्तों। पिरूल जो होता है, चीड़ की पेड़ जो होता है ना, उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो उन्हें पिरूल कहते हैं। वो नीचे जब गिर जाती है तो बहुत फिसलन भरी हो जाती है। उनकी वजह से रास्ता बहुत फिसलन वाला हो रहा था। हम लोग किसी तरह से रास्ते पर गिरते पड़ते चलते चले जा रहे थे, फिसलते जा रहे थे, लेकिन बढ़ रहे थे आगे। अचानक हमारे सामने से करीब 30-40 लंगूरों का एक झुंड बहुत शोर करता हुआ दौड़ता हुआ आया और पेड़ों के ऊपर चढ़ गया। अब खी खी कर रहा था। हमें लगा कि हमें देख करके ये मतलब हमें काटना रहे। हम डर रहे थे और बड़ा आवाज़ कर रहे थे उन लोग। अब हम उनके डर से वहाँ पे थोड़ा रुक गए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अब तक जो है काफ़ी अंधेरा होने लगा था, और क्या अंधेरा हो ही गया था। अब पूरा जंगल जो है साए साए करने लगा था। वो कीट झुंगुर होते हैं ना, उनकी आवाज़ें आ रही थी। इसके अलावा पूरा जंगल पूरी तरह शांत था, सन्नाटा फैला हुआ था। चाँद निकल आया था और उसकी रोशनी में हम लोग रास्ते का अंदाज़ा लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। हम लोग आश्रम से करीब 700-800 मीटर दूर रहे होंगे कि तभी हमें अपने बहुत नज़दीक से एक तेंदुए की आवाज़ सुनाई पड़ रही हो। इस तरह से आवाज़ सुनाई पड़ी। पहले तो एक क्षण के लिए हम सब लोगों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। यानी कि हम लोग इतना डर गए कि लगने लगा कि आज हम में से किसी ना किसी को तो कम हो ही जाना है। मतलब 100% आज एक जना गया। बस फिर क्या था, हम लोग जो होता है पता है कि देवी का वाहन है, तो हम लोग जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी ऐसे बोलते हुए उस जो फिसलन भरा हुआ जो रास्ता था उसकी हमने परवाह छोड़ दी और हम लोग दौड़ने लगे। हम लोग जैसे तैसे करके ऊपर जंगलात की कच्ची रोड में पहुंचे। जो पहाड़ के ऊपर से थोड़ा नीचे एक जंगलात की रोड थी, वहां पहुंचे। रोड के दाहिनी तरफ 50 मीटर नीचे आश्रम था और बाईं तरफ वहीं कहीं नज़दीक से गुलदार की जो गरज थी वो हम सुन रहे थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि आश्रम ये 50 मीटर ना होकर के कम से कम 50 किलोमीटर है। अरे हालत ख़राब हो गई थी हमारी। और हम लोगों ने फिर उस ढलान में जो है दौड़ना शुरू कर दिया। हमने ये भी परवाह नहीं करी कहीं गिरेंगे तो क्या होगा। खैर हम आश्रम में पहुंच गए। वहाँ सूरदास महाराज जी के दर्शन हुए। सूरदास महाराज जी, जैसा नाम से आप समझ गए होंगे, उनकी दोनों आंखें नहीं थी, लेकिन पूरे आश्रम का संचालन और व्यवस्था वो ऐसे करते थे जैसे वो सब कुछ देख पा रहे हों। इतना बढ़िया संचालन, इतना बढ़िया मैनेजमेंट। जब हमने उनको इस घटना के बारे में बताया, बाघ के बारे में कि हमें जो है लेपर्ड मिला था, तो उन्होंने बताया कि वो मंदिर का ही बाघ है। माँ ऐड़ा देवी उस पर बैठकर ही इस जंगल और आश्रम की रक्षा करती हैं, क्योंकि तुम लोग अच्छी भावना के साथ आश्रम में आ रहे थे, इसलिए उसने तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर तुम लोग शराब वगैरह पीकर या किसी गलत मंतव्य से, किसी गलत इरादे से तुम आश्रम में आते तो वो तुम्हें नहीं आने देता। तो देवी तुम्हें नहीं आने देती, बाघ तुम्हें वो रोक लेता। उसके बाद महाराज जी ने अपने हाथों से खाना बनाया, भरपेट खाना खिलाया साहब। भाई कसम खा के कह रहा हूँ, कसम खा के, जो खाना उस रात खाया ना, वैसा स्वादिष्ट भोजन जिंदगी में ना तो पहले कभी मिला था और ना उसके बाद आज तक मिला है। जबकि मैं तो इस बिस्तर में पड़ने से पहले यानी कि 10 साल पहले तक होटल इंडस्ट्री में ही काम करता था और 1994 में IHM पास करके सीधा होटल इंडस्ट्री के अंदर ही घुस गया था। और मेरी तो स्पेशलिटी ही F&B थी, फूड एंड बेवरेज। लेकिन वो स्वाद मुझे आज तक किसी खाने में नहीं मिला। एक से एक इटालियन, चाइनीज़, थाई, क्या क्या कौन कौन सा खाना नहीं खाया है, लेकिन वो स्वाद नहीं मिला। फिर आश्रम के एक कमरे में हमको जो है ओढ़ने बिछाने के लिए मिल गया और हम लोग सो गए। सुबह उठकर जब आश्रम से बाहर निकले तो जंगल को देख करके ऐसा लग रहा था, आहा, यार किस लोक में आ गए हम लोग, ये कहाँ हैं, क्या स्वर्ग है ये। उसके बाद महाराज जी ने हमको बुलाया, चाय पिलाई और बोले अब सबसे पहले नहाओ धो
और पहाड़ के टॉप में जाओ। भाई साहब उस ठंडे पानी में नहाया हमने, फिर वहाँ से माइका के दर्शन करने के लिए निकल गए। महाराज जी ने बोला था ना कि ऊपर माइका में जाओ और माता को धन्यवाद बोलो कि कल तुम लोग सही सलामत आश्रम तक पहुँच गए। दोस्तों माइका मतलब एड़ा देवी माँ की शक्ति पीठ, इसे माइका कहते हैं, जो आश्रम से करीब 1 किलोमीटर ऊपर होगी। सीधी चढ़ाई है। ये मंदिर पहाड़ के टॉप में एक छोटे से प्लेटफॉर्म में है, बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म है। और मैं अपना आइडिया लगाऊं तो उसकी जो लंबाई होगी वो 20 मीटर ऐसे होगी और चौड़ाई होगी तो 10 मीटर से कम होगी। जो टॉप है वहाँ उसके एक कॉर्नर में माता का मंदिर है और दूसरी तरफ एक छोटी सी कुटिया है जो कभी किसी समय किसी साधु महाराज जी की रही होगी। और दोस्तों वहाँ से जो हमने व्यू देखा ना, उफ, शब्दों में बयां करना बिल्कुल मुश्किल है। वो अद्भुत था यार। हमने पूरी हिमालय की रेंज देखी, जो गढ़वाल कुमाऊं हिमालय से लेके पूरा नेपाल हिमालय तक फैली हुई थी। इनमें नीलकंठ, हाथी पर्वत, चौखंबा, त्रिशूल, मृगधुनी, मृगतृष्णा, क्या क्या, नंदा देवी, मैकतोली, नंदाकोट, पंचाचूली, थम्पा लुम्पा का नहीं क्या क्या थी यार। ऑलमोस्ट 368 किलोमीटर की रेंज, एकदम सफ़ेद बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ पहाड़ की, और बिल्कुल आंखों के सामने। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ या आप मुझे देख रहे हैं, जैसे यूँ हाथ बढ़ाकर बर्फ को मुट्ठी में भर लो, तो यार मज़ा आ गया। और ऐसे वहाँ से नीचे झांक के देखा जब खाई की तरफ, तो वहाँ नीचे फैली हुई सोमेश्वर की खूबसूरत वैली। इधर गर्दन घुमाई तो पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा का एरिया, उस तरफ गर्दन घुमाई तो द्वाराहाट वगैरह, इधर गर्दन घुमाई तो कौसानी वगैरह गए। तो सारा एरिया एकदम सा हमारी हमारी आंखों के सामने। यार अद्भुत नज़ारा था। तरह तरह के पक्षी वहाँ पे चहचहा रहे थे। और हाँ, एक बार्किंग डियर भी हमको दिखाई पड़ा, भाग गया बड़ी तेज़ी से वो। उसके बाद तो हम लोग कई बार अड़देव गए, लेकिन वो रोमांच जो पहली बार मिला था वो कभी नहीं भूला जा सकता यार। वो अद्भुत था, वो अल्टीमेट था, इनक्रेडिबल था। तो मैं बखूबी समझ सकता हूँ कि उस समय श्रीनिधि जी और उनके मित्रों का भी वैसा ही कुछ अनुभव रहा होगा जो अनुभव हमें मिला था। अद्भुत होता है, कभी आप जाइएगा जरूर अड़देव। खैर हम लौटते हैं अपनी कहानी पर। इन लोगों ने देखा कि कैंप के बाहर कुछ दूरी पर सामने ही एक वाटरफॉल है, जिसके नीचे एक जलकुंड बना हुआ था। उसके चारों तरफ रेत के मैदान सा था, मतलब रेती रेती चारों तरफ, जिससे बाघ, जंगली सुअर, भालू, हाथी, इनके अलावा और भी कई पशुओं के पद चिन्ह थे। वो तो अच्छा हुआ कि शंभू जी और वीर सिंह जी ने कैंप के चारों तरफ कटीली झाड़ियाँ और खूब चौड़ी और खूब ऊंची ऊंची बाड़ लगा रखी थी। नहीं तो रात में न जाने किस जानवर के साथ इनका इंटरव्यू हो जाना था। मेरा कहने का मतलब समझ गए होंगे। अगर वो बाड़ा नहीं होता तो जानवर आ जाते और कुछ भी अप्रिय घटना घट सकती थी। झरने में नहाने धोने के बाद ये लोग उस घायल शिकारी जिसका घोड़ा था उसे लेकर मुक्ता जी के आश्रम की तरफ चल पड़े। उस घायल व्यक्ति के लिए एक अलग से कमरे की व्यवस्था हो गई थी और शेखर भाई की देख रेख में उसका इलाज शुरू हो गया था। मैंने बताया था ना, शेखर भाई जो है डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर शेखर। लेकिन ये लोग इस बात को जानते थे कि उस घायल व्यक्ति का इलाज इस आश्रम में तो नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर शेखर के पास में ऑपरेशन करने के लिए कोई जो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो नहीं थे। और न ही आश्रम का जो हॉस्पिटल था, जो चिकित्सालय था, छोटा सा था, उसमें कोई ऐसी सुविधा थी। इसलिए उस व्यक्ति को जितना जल्दी से जल्दी हो किसी हॉस्पिटल में भर्ती कराना बहुत ज़रूरी था। लेकिन मुक्ता जी इस बात के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने शेखर भाई को बोला, आप जैसे सुयोग्य डॉक्टर के रहते हुए घायल को हरिद्वार भेजना ठीक रहेगा क्या? नहीं, उसका इलाज आपको यहीं पर करना चाहिए और आप यहीं पे उसका इलाज कीजिए। जो ज़रूरत होगी वो मंगा दिया जाएगा। तो दोस्तों, क्या उस घायल शिकारी को हरिद्वार अस्पताल भेजा गया? क्या मुक्ता जी की बात को मानकर उसे आश्रम में ही रखा गया? क्या डॉक्टर शेखर उसका सही तरह से इलाज कर पाए? हुँ? तो दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब तो आपको मिलेगा
अगले एपिसोड में। और उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा उत्तरांचल डायरीज़ के साथ। दोस्तों, उत्तरांचल डायरीज़ में और भी बहुत सारे उन आदमखोर बाघों के शिकार की सत्य घटनाएं हैं जिन्होंने अलग अलग समय पर उत्तराखंड को खौफ और आतंक के माहौल में जीने को मजबूर कर दिया। एक टाइम में, मतलब अलग अलग टाइम में ऐसे। दोस्तों, आपको उत्तरांचल डायरीज में ही एक सीरीज़ दिखेगी जिसका नाम है दुगड्डा का आदमखोर। दुगड्डा का आदमखोर। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप लोग उस घटनाक्रम को एक बार जरूर सुनिएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसके अलावा जिम कॉर्बेट साहब और जो दूसरे शिकारी हैं, जॉय होकिल, लखपत सिंह रावत जी, धामी जी और भी बहुत सारे, उनके द्वारा मारे गए नरभक्षियों की कहानियाँ भी आपको मिलेंगी, जिन्हें सुनकर आपको सच में एक रोमांच आएगा, एक मज़ा आएगा। तो देर क्यों कर रहे हैं आप? जो भी महिला और पुरुष मित्र आज चैनल में पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और साथ ही शेयर भी कर दीजिए। पर 2 मिनट तो लगेंगे, मेरे ख्याल से 2 मिनट भी पूरे नहीं लगेंगे, खाली खट 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 खट, बस फिनिश। मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद बोलता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग चैनल में आए, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आते रहेंगे। आएंगे ना? ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो फिलहाल तो आज्ञा दीजिए चलने की। मिलता हूँ जल्दी ये बताने के लिए कि फिर क्या हुआ, जल्दी बताता हूँ दोस्तों। फिलहाल तो बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।